हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें अब तक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम 2010 टू 2019। ओके, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो वो जरूर देख लें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस एंड लेक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो डीबीटी जेआरएफ में पूछे गए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से उस प्रोटीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वो प्रोटीन क्या होती है, फुली फंक्शनल फॉर्म में आ जाती है। ओके, तो इस वजह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मीन्स ट्रांसलेशन के बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, जिसमें मेनली 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होता है और उसके साथ साथ स्प्लाइसिंग। ये सारे मॉडिफिकेशंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, व्हाट इज द शुगर शुगर लिंकेज among the following in the 5 prime cape on messenger RNA molecules। तो 5 प्राइम कैपिंग कब होती है? जब उसके ऊपर 5 प्राइम एंड पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक राइबोज शुगर है। ओके, उसके साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इस 5 प्राइम पे जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं उसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करवा के उसमें उसके ऊपर कोई ना कोई ग्वानिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन किया जाता है। तो उसको उसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी शुगर और शुगर के लिंकेज में, वो रहेगी 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज। ओके, तो इसको देख सकते हैं हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 प्राइम केपिंग क्यों की जाती है किसी भी प्रोटीन में? बिकॉज उस प्रोटीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्योंकि उस मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में जाना है। तो साइटोसोल में ऐसे काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रह सकते हैं जो उसको एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो उसको कट कर सकते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, दोनों साइड पे, एक साइड में 5 प्राइम केपिंग की जाती है और एक साइड में 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन किया जाता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए विद ट्राइफॉस्फेट ग्रुप 3 फॉस्फेट ग्रुप से प्रेजेंट रहते हैं। इसमें सबसे पहले गामा फॉस्फेट को रिलीज किया जाता है। ओके, सिर्फ 1 फॉस्फेट को रिलीज किया जाता है। यहाँ पे कोई फॉस्फेटेज एंजाइम होगा, लाइक फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम है या फिर एल्किलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम रहता है बेसिकली, जो क्या करता है, इस गामा फॉस्फेट को यहाँ से रिलीज करवाता है। ओके, देन यहाँ पे 2 फॉस्फेट बचे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। देन फिर उसके बाद कोई जीटीपी आता है और जीटीपी का ग्वानाइल ट्रांसफेरेज से इसके जो बीटा और गामा फॉस्फेट हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ओके, देन ये ग्वानिन मोनोन्यूक्लियोटाइड बच जाएगा। यहाँ पे 2 फॉस्फेट अगर रिमूव हो गए, ये ट्राई फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट को रिमूव कर दिया तो कितने बचेंगे, मोनोफॉस्फेट। ओके, तो इस मोनोफॉस्फेट को यहाँ पे अटैच करवाया जाता है। तो इस ग्वानिन मोनोफॉस्फेट का भी अल्फा फॉस्फेट और इसका क्या होता है, बीटा एंड अल्फा फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो होती है अल्फा बीटा एंड अल्फा। ओके, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। उसके बाद एक एंजाइम आता है ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। वो क्या करता है, इस ग्वानिन की 7th पोजीशन पे, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसके 7th पोजीशन पे क्या करता है, ये 7th नंबर का नाइट्रोजन है, इसमें मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवा दिया जाता है। ओके, ये ग्वानिन अटैच हो गए यहाँ पे इस शुगर के साथ में। तो ये 5 प्राइम लिंकेज हो गया इस फॉस्फेट के बीच में। ओके, तो इस तरह की पूरी लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद 2 ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफेरेज एक और एंजाइम आता है, वो क्या करता है, इसके 2 प्राइम पे भी मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवाता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, 5 प्राइम केपिंग प्रेजेंट होती है और 5 प्राइम केप क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन ये आता है और प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम राइबोन्यूक्लियेसेस। तो काफी सारे राइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्राइम केपिंग की जाती है। द केप इज एडेड आफ्टर फर्स्ट 20 to 35 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द मैसेंजर आरएनए हैव बीन सिंथेसाइज्ड। तो जब सिंथेसिस हो रहा है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस जब स्टार्ट हुआ है और सिंथेसिस कंटिन्यू है, चल रहा है, उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, ये 5 प्राइम कैपिंग
होने लग जाती है। ओके, linked to the 5' terminal residue of the messenger RNA by an unusual 5' triphosphate linkage। तो ये unusual 5' triphosphate क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इसको कोई राइबोन्यूक्लियस ब्रेक नहीं कर सकता है। ओके, तो इस वजह से ये क्या होती है, 5' केपिंग प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ पॉलीएडिनाइलेशन भी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द U2 SNRNA बेस पेयर्स विद। तो SNRNA क्या होता है, ये स्मॉल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती है, स्प्लाइसिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि स्नर्व प्रोटीन की जो असेंबली होती है वो कैज़ल बॉडी के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में कैज़ल बॉडी में इनकी असेंबली होगी और फिर क्या करेगी ये, और न्यूक्लियोलस में क्या होगा, इनका जो भी स्प्लाइसिंग होती है वो होगी। ओके, तो स्नर्व प्रोटीन किसके साथ बेस पेयर करती हैं, ये U2 प्रोटीन कहाँ पे बाइंड होती हैं, तो U2 प्रोटीन एक जब भी स्प्लाइसिंग होती है मैसेंजर आरएनए में, प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए रहता है, तो कुछ उसमें सीक्वेंस रहती है एक्सोन और कुछ रहती है इंट्रोन। तो एक्सोन क्या है, जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस रहती है उनको बोलते हैं एक्सोन, और इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है। तो उन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद उस मैसेंजर आरएनए को बोला जाता है मैच्योर आरएनए, और उसके बाद उसको साइटोसोल के अंदर भेजा जाता है। ओके, तो उस इंट्रॉन्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। उसके लिए स्नर्व प्रोटीन यूज आती हैं, और U2, U6, U4, U1 इस तरह से काफी सारी प्रोटीन्स रहती हैं। तो ये U2 जो प्रोटीन होती है वो बाइंड होती हैं, इसमें 2 सीक्वेंस होती है, एक तो होती है 5' स्प्लाइस साइट, एक होती है 3' स्प्लाइस साइट। उसके बीच में एक ब्रांच सीक्वेंस भी होती है इंट्रॉन के अंदर, तो उस पे आके ये U2 प्रोटीन बाइंड होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द ब्रांच सीक्वेंस इन द इंट्रोन। इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं अभी। ये इस तरह से 5' स्प्लाइस साइट है और ये 3' स्प्लाइस साइट है। ओके, ये इसका अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, और इसके बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड के बाद में यहाँ पे कोई ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट रहता है, वहां पे क्या होता है, ये U2 प्रोटीन आके बाइंड होती है। U1 और U2 प्रोटीन एक साथ बाइंड होगी, उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स आता है U4, U6 एंड U5 का, और ये आके बाइंड होता है U1 के साथ में। ओके, और जब इसमें जो इंट्रॉन रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक लेरिएट के फॉर्म में रिलीज होता है। इस तरह से एक लेरिएट फॉर्म हो जाता है, और इस तरह से ये, और ये जो स्प्लाइसिंग होती है इस पे एटीपी का यूज होता है। ओके, इसमें अलग अलग प्रोटीन का यूज हो रहा है, इट मींस कोई ना कोई एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ओके, एक और अलग टाइप की जो स्प्लाइसिंग होती है उसमें क्या होता है, वो सेल्फ स्प्लाइसिंग बोलते हैं, उसमें कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता है, उसके बारे में भी देखेंगे अभी। Next है introns which are self-splicing and do not require any cofactor for their splicing are present in primary transcripts of। तो इस टाइप की सेल्फ स्प्लाइसिंग जो होती है वो मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स के जीनोम जो होता है लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, mRNA, न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये सब यूकैरियोटिक हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, सेल्फ स्प्लाइसिंग प्रेजेंट रहती है, जिसके लिए कोई भी कोफैक्टर या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the two most common processes that lead to production of multiple functional protein from the same DNA sequences। तो एक ऐसा प्रोसेस प्रेजेंट रहता है जिसमें क्या होता है, एक्सोन इंट्रोन इस तरह से सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, एक्सोन एक जैसे 2 एक्सोन्स हैं, एक एक्सोन को पूरा ही रिमूव कर देंगे और जो साइड में एक्सोन्स हैं उनको अटैच कर देंगे। इस तरह से रीअरेंजिंग करके एक्सोन और इंट्रॉन्स की वहां पे क्या किया जाता है, एक ही डीएनए सीक्वेंसेस से अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, तो उसका जो एग्जांपल है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग मेनली मैसेंजर काफी सारे मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं, सारे आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके अंदर आरएनए एडिटिंग काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम, किस तरह से इसमें DHU ग्रुप होता है, किस तरह से यूरेसिल साई यूरेसिल सूडो यूरेडिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंटीकोडन किस तरह से, एंटीकोडन लूप क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। ये एक्सोन है, ये भी एक्सोन है। अब इसमें क्या किया, थर्ड वाले एक्सोन को स्किप कर दिया और इन सारे एक्सोन्स को रख दिया, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स फॉर्म होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। इसके अलावा अगर फोर्थ वाले को रिमूव कर दिया, इनको रख दिया, तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होगी, फॉर्म होगी एक ही डीएनए सीक्वेंस से। इसके अलावा इसमें हाफ इंट्रोन को भी रख सकते हैं, तो भी अलग टाइप की प्रोटीन्स फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है। ओके, देन नेक्स्ट, phosphorylation controls the protein activity by which one of the following reasons। तो phosphorylation हम लोगों को पता है काफी सारी प्रोटीन के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के लिए phosphorylation किया जाता है। लाइक सेल साइकिल के अंदर भी हमने देखा था B1 काइनेज और CDC25 फॉस्फेटेज इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं जो फॉस्फोराइलेट या डीफॉस्फोराइलेट करते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन मेनली, फॉस्फेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। फॉस्फोराइलेशन किया जाता है या तो पॉजिटिव चार्ज पे या अनचार्ज प्रोटीन पे, लाइक सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, इन पे ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे मेनली फॉस्फेट ग्रुप एडिशन ऐड किया जाता है हिस्टीडीन पे। तो अब वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऐड होते ही क्या होता है, प्रोटीन के अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से उस प्रोटीन का एक्टिवेशन या फिर डीएक्टिवेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इट एड्स एनर्जी टू ए प्रोटीन, तो एनर्जी का कोई एडिशन नहीं होता है। इसके बाद इट कैन इंड्यूस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन टारगेट प्रोटीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। Two negative charges of phosphate group prevent other negatively charged molecule from interacting with the protein, ऐसा कुछ नहीं होता है। phosphate group degrade the target protein, ऐसा भी नहीं होता है। तो कन्फॉर्मेशनल चेंज होके उस प्रोटीन का क्या होगा, एक्टिवेशन या फिर डीएक्टिवेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चंस के ईयर्स दिए हुए हैं वो आप नोट कर सकते हो कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और टॉपिक वाइज तो मैं वैसे अरेंज कर ही रही हूँ कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो कि कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें, in an eukaryotic pre-messenger RNA, the number of positions where polyadenylate modifications occurring। तो polyadenylation कहाँ पे होता है, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि 3 प्राइम एंड जो होता है वहाँ पे क्या होता है, polyadenylation किया जाता है। 1 पोजीशन हमने अब तक पढ़ी, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ अपस्ट्रीम पे भी पोजीशन प्रेजेंट रहती है जहाँ पे मल्टीपल जी सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, वहाँ पे भी क्या होता है, polyadenylation किया जाता है। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, तो इसका बिल्कुल क्लियरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक प्री मैसेंजर आरएनए पे पॉलीएडेनाइलेशन किया जाता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट, which enzyme is used to remove the phosphate group from 5 prime end of the DNA। तो यह हमने देखा था अभी 5 प्राइम कैपिंग के टाइम, 5 प्राइम एंड से जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है वो क्या होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। कोई ना कोई फॉस्फेटेज एंजाइम ही होगा जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन आपको ये बिल्कुल याद नहीं हो तो भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता है कि काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाता है। इसके अलावा फॉस्फोराइल ट्रांसफेरेज है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहीं से ट्रांसफर करवाएगा, उसके बाद फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लाइज क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statements forms the basis for the increased circulatory lifetime for acylated recombinant therapeutic proteins। तो कुछ प्रोटीन्स पे क्या किया जाता है, एसाइलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस किसकी वजह से होता है, जब कोई प्रोटीन बिना एसाइलेटेड या सिएलिक एसिड, विदाउट सिएलिक एसिड होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज करके क्या किया जाता है, सेल के साइटोसोल में उसको डंप कर देते हैं या डिग्रेड करवा देते हैं। लेकिन अगर सिएलिक एसिड उसके प्रेजेंट है तो वो रिसेप्टर्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे प्रोटीन्स को, और वो क्या होंगे, वो काफी ज्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिएलिक एसिड टर्मिनेटेड ग्लाइकेन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स ऑफ हेपेटोसाइट्स। ये मेनली लीवर के अंदर रहती जो सेल्स रहती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है।
ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज विच लॉस terminal sialic acid residue are thought to be removed faster from the blood circulation due to interaction of exposed galactose residue with the acylglycoproteins receptor on hepatocytes। तो एक्सपोज जो गैलेक्टोज रेजिड्यू है वो एक्सपोज हो जाएगा तो उसको एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिएलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा तो ये रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कुछ स्मॉल आरएनएस प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे आरएनए के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड होके उस आरएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंस पे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। उसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के जो आरएनए प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए। ओके, स्मॉल इंटरफेरेंसिंग आरएनए। तो इनके बारे में देखते हैं क्वेश्चंस। 2011 में पूछा है क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस मेथोडोलॉजी यूजेस डबल स्ट्रैंडेड पीसेस ऑफ आरएनए टू ट्रिगर ए ब्रेकडाउन और ब्लॉकिंग देम ऑफ मैसेंजर आरएनए, दिस इज ऑफन यूज्ड। तो जो ये आरएनए इंटरफेरेंस मेथोडोलॉजी जो यूज की जाती है वो कब की जाती है, जब किसी भी जीन के अंदर या फिर किसी भी आरएनए के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, कुछ कोई जीन ज्यादा ओवर एक्सप्रेस होने लग जाए तो उसमें क्या किया जाता है, इस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस करके उस जीन को डिग्रेड करवाया जाता है। तो आंसर में क्या ऑप्शंस में देख लेते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं होता है। टू डिक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम ए हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन, तो जो हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है किसी म्यूटेटेड जीन का, उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंसिंग की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेक ओपेरन से। ओके, लेक ओपेरन क्या होता है, ओपेरा वर्ड से लिया गया है ये वर्ड, जिसमें क्या होता है कुछ काफी सारी जो चीजें मिलके अगर कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कुछ वर्क कर रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपेरन। जैसे म्यूजिक ओपेरा के अंदर हम लोग देखते हैं एक म्यूजिशियन होता है, एक कोई इंस्ट्रूमेंट वाला होता है, तो उसमें क्या होता है काफी सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं ओपेरन। ओके, तो लेक ओपेरन क्या है, लेक्टोज से रिलेटेड है ये। और लेक ओपेरन क्या होता है, एक इंड्यूसिबल ओपेरन है। मींस अगर वैसे लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन ग्लूकोज अगर कम हो जाए उसके ग्रोथ मीडियम में, या फिर बैक्टीरिया को अगर ग्लूकोज की कमी आ जाए, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करता है, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करके लैक्टोज के जीन को एक्सप्रेस करके वहां से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से लैक्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक हो जाएगा लैक्टोज, और फिर इस तरह से वो बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कभी कभी जब जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तभी क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए लेक ओपेरॉन ए म्यूटेशन इज क्रिएटेड सो दैट लैक्टोज कैन नॉट बाइंड। अगर लेक ओपेरॉन में कोई म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से लैक्टोज बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो लैक्टोज मेनली क्या होता है, ये बाइंड नहीं करता। वैसे लैक्टोज अगर सेल के अंदर एंटर हो गया, जीन एक्सप्रेस होने लग गए, तो उसमें वैसे बेसल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन उसका होता रहता है, जीन्स का एक्सप्रेशन। तो ये लैक्टोज 90% तो ग्लूकोज बनाएगा, उसके साथ साथ एक और फॉर्म बना था जिसको बोलते हैं एलोलैक्टोज। और एलोलैक्टोज क्या करते हैं, इसके जीन के जो रिप्रेसर होता है उसके साथ बाइंड करके उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज करके उसको क्या करवा देता है, जो वो ऑपरेटर से बाइंड होगा उसकी कन्फर्मेशन चेंज करके उसको ऑपरेटर से हटा देगा, और इस तरह से लैक्टोज जीन का एक्सप्रेशन होने लग जाएगा। तो अगर लैक्टोज बाइंड नहीं हो पा रहा है रिप्रेसर से, तो फिर क्या होगा, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड व्हाट वुड हैपन। अगर बाहर से लैक्टोज प्रोवाइड करवा रहे हैं फिर भी, तो फिर क्या होगा, तो अगर लैक्टोज की बाइंडिंग साइड में कोई म्यूटेशन हो गया तो काफी सारा चाहे कितना भी लैक्टोज प्रोवाइड करो वहां पे क्या होगा, रिप्रेशन ही होगा, कोई जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि लेक आई जो रिप्रेसर है इसका, वो ऑपरेटर से बाइंड होगा, क्योंकि वो अगर उसकी बाइंडिंग साइड में म्यूटेशन है तो वो हट ही नहीं पाएगा लेग रिप्रेशर। तो इस बेस पे देख सकते हैं द बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल बी ओवर एक्सप्रेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ओवर एक्सप्रेस नहीं होगा इसमें।
उसके बाद लेग आई रिप्रेसर विल रिमेन इनएक्टिवेटेड नहीं रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ लेग ऑपेरॉन विल रिमेन अनअफेक्टेड नहीं रह सकता क्योंकि इसमें म्यूटेशन हुआ है। उसके बाद लेग आई रिप्रेसर वुड रिमेन बाउंड टू ऑपेरॉन प्रिवेंटिंग एक्सप्रेशन। ओके, तो लेग आई रिप्रेसर बाउंड रहेगा ऑपरेटर के साथ और उसके जो ऑपेरॉन की जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। लाइक एन ऑपेरॉन इज एन, तो ऑपेरॉन क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड कोई रेगुलेशन हो रहा है, तो क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड, काफी सारे जीन्स मिलके इसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटली रेगुलेशन करते हैं किसी चीज का। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स दैट टर्न जीन्स ऑन ऑफ, ऐसा भी नहीं होता है। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन उसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें होती हैं वहां पे। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ साथ और दूसरे जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रोमोटर ऑपरेटर ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। प्रोमोटर ऑपरेटर को क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। ओके, then cluster of regulatory sequences controlling transcription of protein coding genes, only protein coding genes के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करते और क्लस्टर ऑफ ओनली रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं रहती, वहां पे काफी सारे जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड, एक दूसरे से मिलके वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटली रेगुलेशन करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा प्रोमोटर एंड ऑपरेटर एंड ए ग्रुप ऑफ लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन्स ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, देन नेक्स्ट है, for transcription to occur in the lactose operon an inducer must be present so that, तो अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंड्यूसर क्या होता है, कोई लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, लैक्टोज का जैसे एनालॉगस भी होता है एक सिंथेटिक इंड्यूसर जिसको बोलते हैं आईपीटीजी। ओके, तो फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू अकर इन द लैक्टोज ऑपेरॉन एन इंड्यूसर मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट, इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा तो वो लेक रिप्रेसर पे बाइंड होगा और लेक रिप्रेसर में कोई कन्फर्मेशनल चेंज करके उसको ऑपरेटर से बाइंड नहीं होने देगा। इस तरह से जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होता रहेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द रिप्रेसर कैन बाइंड टू ऑपरेटर, ऐसा नहीं होगा। द रिप्रेसर डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, द इंड्यूसर कैन बाइंड टू ऑपरेटर, the inducer does not bind to operator, तो इसमें क्या हो जाएगा, the repressor does not bind to the operator। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, the next है, which of the following is false about the E. coli लैक ओपेरॉन। तो आप देख सकते हो लैक ओपेरॉन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ई. coli लैक ओपेरॉन में क्या क्या कौन सी चीजें फॉल्स हैं। ओके, फॉल्स पूछा है इसमें। तो इट इज पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक के बारे में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, जिसमें एक रेगुलेटरी सीक्वेंस काफी सारे जीन्स का रेगुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। काफी सारे जीन्स एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस से रेगुलेटेड होते हैं। उसके बाद इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल का ये एग्जांपल है बिल्कुल। ये इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, बिकॉज अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होता है, तो नेगेटिव कंट्रोल है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर की तरह वर्क करेगा। द रिप्रेसर बाइंड्स टू द प्रोमोटर, तो प्रोमोटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं करता, रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है, और प्रोमोटर पे कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ओके, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी बाय आईपीटीजी इज ड्यू टू। तो आईपीटीजी क्या है, एक सिंथेटिक इंड्यूसर है। इसमें देखा जाता है कि ग्लूकोज का और लैक्टोज का कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटली आईपीटीजी को यूज किया जाता है। ओके, और उसमें अलग अलग कंडीशंस देखी जाती हैं, लाइक ग्लूकोज की प्रेजेंस में देखा जाता है, ग्लूकोज की एब्सेंस में देखा जाता है, लैक्टोज को और ग्लूकोज दोनों को एब्सेंट करके फिर आईपीटीजी का यूज देखा जाता है। तो आईपीटीजी क्या करता है, डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है, इसमें कोई चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लैक्टोज को एंटर होने के लिए हम लोगों ने देखा था सेल बायोलॉजी की क्वेश्चंस में, लैक्टोज जब एंटर होता है तो वो एक प्रोटॉन पंप के थ्रू एंटर होता है। ओके, वो सिम्पोर्टर का एग्जांपल था। लेकिन आईपीटीजी क्या होता है, डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो सकता है। ओके, और क्या करेगा, ये रिप्रेसर से बाइंड करके उसको जीन के एक्सप्रेशन को स्टार्ट कराता है।
तो इंडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी बाय आईपीटीजी क्यों होती है ऐसा? क्योंकि स्टिमुलेशन ऑफ लैक रिप्रेसर फंक्शन, लैक रिप्रेसर का फंक्शन स्टिमुलेट नहीं होता है। उसके बाद है आईपीटीजी बाइंड टू लैक ऑपेरॉन एंड इंड्यूसिंग ट्रांसक्रिप्शन। लैक ऑपेरॉन से बाइंड नहीं होगा, आईपीटीजी बाइंड टू द लैक आई जो क्या है एक रिप्रेसर जीन है एंड प्रोडक्ट एंड इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी। तो लैक आई से बाइंड होगा और उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है one of the reason why non-substrate inducer क्या है, IPTG are preferred over substrate inducer जो lactose की तरफ प्रेफर किया जाता है for induction of an inducible operon is because क्योंकि IPTG क्या होता है, डायरेक्टली एंटर कर सकता है सेल के अंदर और वो रिप्रेसर से बाइंड कर सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, they directly interact with the promoter sequence, promoter से बाइंड नहीं होगा, they directly interact with the repressor, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद they directly interact to the operator region, ये भी नहीं होगा, they directly interact with the activation sequence and induce enhancer, नहीं। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आईपीटीजी या फिर कोई भी इंड्यूसर है वो कहाँ पे बाइंड होगा, रिप्रेसर प्रोटीन पे, और उसमें कोई कंफर्मेशनल चेंज करके उसको ऑपरेटर से रिमूव करेगा और फिर क्या होगा, उन जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। Okay. The next question है IPTG is used as an inducer in T7 expression system। और T7 expression system है, ये कोई बैक्टीरियोफेज या फिर कोई वायरस का T7 expression system है for recombinant protein expression in E. coli। इस वाले एक्सप्रेशन सिस्टम को ई कोलाई के अंदर एक्सप्रेस करवाना है। दिस इज बिकॉज ऑफ, तो आईपीटीजी इज यूज्ड एज ए इंड्यूसर। आईपीटीजी को इंड्यूसर की तरह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ई कोलाई सेल्स व्हिच हैव द T7 आरएनए पॉलीमरेज जीन इंटीग्रेटेड इनटू देयर जीनोम अंडर ए रेगुलेटेबल प्रोमोटर। ओके, तो किसी रेगुलेटेबल प्रोमोटर की वजह से के अंदर इंटीग्रेटेड रहेगा ये जीनोम, और तो इसकी वजह से आईपीटीजी को यूज किया जाता है एज ए इंड्यूसर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अनदर ऑप्शन इसमें रॉन्ग है सारे। T7 promoter is recognized by E. coli RNA polymerase, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड अलाउज सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ E. coli RNA polymerase by T7 promoter, ऐसा कुछ नहीं होता है। IPTG facilitate binding of E. coli RNA polymerase to the T7 polymerase promoter, ऐसा भी नहीं होता है। Okay, then next है which of the following statements about IPTG and lactose is not correct। तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए लैक ऑपेरॉन में आईपीटीजी से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। तो इनके अंदर दोनों में क्या नोट करेक्ट है, आईपीटीजी इज एन एनालॉग ऑफ लैक्टोज, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि आईपीटीजी क्या है, एक सिंथेटिक एनालॉग है लैक्टोज का। उसके बाद बोथ आईपीटीजी एंड लैक्टोज आर इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, हाँ ये दोनों इंड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। लैक्टोज नेचुरल होता है लेकिन आईपीटीजी क्या है, सिंथेटिक है। उसके बाद आईपीटीजी इज नॉट मेटाबोलाइज्ड व्हाइल लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड बाय द सेल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लैक्टोज सेल के अंदर मेटाबोलाइज्ड हो सकता है लेकिन आईपीटीजी मेटाबोलाइज नहीं हो सकता है। बोथ आईपीटीजी एंड लैक्टोज नीड परमिएज फॉर एंट्री इनटू द सेल, तो लैक्टोज को एंटर करने के लिए एक परमिएज जो वाई जीन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो परमिएज जीन क्या करता है, प्रोटॉन और लैक्टोज का सिंपोर्टर चैनल होता है। ओके, तो लैक्टोज को तो रिक्वायरमेंट होगी परमिएज की लेकिन आईपीटीजी को नहीं होती है, और इसमें बोला है कि दोनों को रिक्वायरमेंट है, बोथ आईपीटीजी एंड लैक्टोज नीड परमिएज फॉर एंट्री इनटू द सेल, तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है among the mirror diploid of lac operon in E. coli which one is not inducible by lactose। तो मीरो डिप्लॉइड क्या होता है, एक ऐसा जीन ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों को पता है एक लीनियर डीएनए होता है न्यूक्लियोइड, और एक होता है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो अगर प्लाज्मिड के अंदर कोई ना कोई लीनियर डीएनए के जीन्स अगर उसमें इंटीग्रेटेड हो जाए और सेम जीन डबल हो जाए, ओके, तो उस वाले बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, मीरो डिप्लॉइड बैक्टीरिया। ओके, तो कोई मीरो डिप्लॉइड लैक ओपेरॉन है बैक्टीरिया के अंदर
विच वन इज नॉट इंड्यूसिबल बाय लैक्टोज। तो अब इसके अंदर ये वाले जीन सपोज इसके क्रोमोसोम के हो सकते हैं, ये वाले प्लाज्मिड के हो सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों ही जीन प्रेजेंट है, तो अब इंड्यूसिंग लैक्टोज से कौन से इंड्यूस नहीं होंगे। तो आई क्या है, यहाँ रिप्रेसर है, रिप्रेसर एब्सेंट है, माइनस का मतलब यहाँ एब्सेंट है। ओके, अगर यहाँ रिप्रेसर एब्सेंट है फिर भी ये वाला रिप्रेसर तो प्रेजेंट है, तो ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ ऑपरेटर प्रेजेंट है और जेड प्रेजेंट है, जेड मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है मींस क्या होगा, एलोलैक्टोज फॉर्म हो रहा है, और एलोलैक्टोज फॉर्म हो रहा है तो वो रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगा, तो ये इंड्यूसिबल हो सकता है, और ये भी इसी तरह से इंड्यूसिबल हो सकता है। लेकिन इसमें दोनों जगह ऑपरेटर ही नहीं है, अगर ऑपरेटर ही नहीं है तो फिर कैसे जीन का इंडक्शन होगा, किस तरह से जीन एक्सप्रेस होंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें पूछा है नॉट इंड्यूसिबल बाय लैक्टोज, तो ये वाली जो सीक्वेंस होगी ये लैक्टोज से इंड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऑपरेटर एब्सेंट है दोनों साइड में। ओके, इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, with reference to lac operon, which one of the following neurodiploid will show a constitutive expression of beta galactosidase। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर ऑपरेटर के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो गया ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर ये क्या होता है, काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है, अगर ऑपरेटर में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उस जीन का क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होता रहता है। इसी तरह से रिप्रेसर में भी एक म्यूटेशन होता है जिसको बोलते हैं सुपर रिप्रेसर बन जाता है वो। ओके, तो सुपर रिप्रेसर बन जाएगा तो वहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर ऑपरेटर में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। तो कौन से ऐसे जीन हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होते रहेंगे, ये कोई एफ प्लाज्मिड था जिसके अंदर ये वाले जीन्स इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑपरेटर में कोई म्यूटेशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। उसके बाद इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन हो सकता है, और इसमें भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है परमिएज एब्सेंट है, उसके बाद इसमें क्या है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट है, और इसमें दोनों ही एब्सेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन हो रहा है, और इसमें क्या पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओनली बीटा गैलेक्टोसाइडेज का पूछा है, सारे जीन्स का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं पूछा है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जेड माइनस है, जेड क्या होता है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को डिनोट करते हैं जेड से। ओके, यहाँ पे भी माइनस है, तो सिर्फ इसी में क्या हो रहा है ये z एक्सप्रेस हो रहा है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर आपको फिर भी इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव फीडबैक इज ऑपरेटिंग, पॉजिटिव फीडबैक कब ऑपरेट होता है, तो ये एक अलग टाइप का क्वारम सेंसिंग का क्वेश्चन है, ये भी ओपेरॉन से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होता है, ये HSL प्रोमोटर्स जो होता है जो क्या करता है पॉजिटिव फीडबैक देता है लक्स ओपेरॉन को। ओके, ये हिस्टीन सेरीन लाइक कुछ होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वारम सेंसिंग के टाइम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हेन एन एसाइल HSL प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लक्स ओपेरॉन, तब क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक होता है। ओके, उसके बाद है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होता है, ये क्या होता है एनाबोलिक ओपेरॉन है, मींस इसमें एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तब क्या होता है इसका एक्सप्रेशन रुक जाता है। तो द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन, तो ट्रिप्टोफैन का ओपेरॉन कब ट्रांसक्राइब करेगा जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट रहेगा। ओके, तो ट्रिप्टोफैन कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल इज हाई, ये नहीं हो सकता। The tryptophan repressor is bound to tryptophan और similar shaped molecules, अगर tryptophan repressor और के साथ tryptophan अगर bind होता है, tryptophan यहाँ पे क्या करता है एज ए को रिप्रेसर वर्क करता है, और वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इस वाले जो ओपेरॉन को क्या करता है स्टॉप करता है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रिप्टोफैन इज बाउंड टू इट्स एपोरिप्रेसर, एपोरिप्रेसर क्या हो गया यहाँ पे रिप्रेसर हो गया,
तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद द एप्रोप्रिएट को रिप्रेसर इज एब्सेंट, तो को रिप्रेसर की तरह वर्क करता है ट्रिप्टोफैन। अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ट्रांसक्राइब होता रहेगा और इसके जीन का एक्सप्रेशन होता रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, in the tryptophan operon what happens to the tryptophan repressor in the absence of tryptophan। तो tryptophan repressor का क्या होता है, जब tryptophan एब्सेंट रहता है तो tryptophan की एब्सेंट में repressor क्या होता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और वहां पे क्या होता है, एक्सप्रेशन जीन्स का होता रहेगा। ओके, तो इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड रिप्रेस, ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नहीं होता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट बाइंड टू रेगुलेटर जीन एंड रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा नहीं होगा। इट कैन नॉट बाइंड टू द रेगुलेटर जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, तो ये भी हो सकता है, लेकिन रेगुलेटर जीन्स बोलने से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ऑपरेटर बोलना, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड होता है ऑपरेटर से। ओके, क्योंकि रेगुलेटर जीन में तो सारे आ जाएंगे, प्रोमोटर, एनहांसर, ऑपरेटर सारे आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Next, which one of the following is not important for regulation of the tryptophan operon by attenuation। तो ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या होता है, काफी सारे लूप्स फॉर्म होते हैं, वो हम लोग जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ टू एडजेसेंट कोडॉन फॉर ट्रिप्टोफैन इन द लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस, इसमें जो मेन रोल प्ले करती है एक 1 to 16 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं, जिसको बोलते हैं लीडर पेप्टाइड। ये क्या करती है, इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। तो प्रेजेंस ऑफ टू एडजेसेंट कोडॉन फॉर, अगर यहाँ पे यूएजी यूजीए यूजीए अगर एडजेसेंट कोडॉन प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, एक लूप फॉर्म होता है। तो ये बिल्कुल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉट इंपॉर्टेंट पूछा है। उसके बाद कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीन्यूएशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बिल्कुल कपल्ड रहता है बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए चार्ज्ड विद ट्रिप्टोफैन, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ट्रिप्टोफैन कितना चार्ज है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल रोल प्ले करती है यहाँ पे। उसके बाद द ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्टोफैन की कोई ऑपरेटर सीक्वेंस का यहाँ कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि लीडर सीक्वेंस यहाँ पे मेन रेगुलेशन का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है, in a segment of transcribed gene the non-template strand of DNA has the following sequences। ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चंस में से छूट गया था, इसलिए अभी करवा रही हूँ। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है, इट मींस जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपर स्ट्रैंड जो भी प्रेजेंट है उसके बारे में बोल रहे हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का बिल्कुल कंफ्यूजन मैंने कल ही क्लियर करवा दिया था। कल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से किए थे कि प्लस स्ट्रैंड कौन सी होती है, सेंस स्ट्रैंड कौन सी होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन टेम्पलेट जिसमें से आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, अपर साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो in a segment of transcribed gene the non template strand of DNA has the following sequence। non template strand की ये वाली सीक्वेंस है। what will be the corresponding 5 prime to 3 prime sequence in the RNA produced from this segment of the gene। तो RNA जो प्रोड्यूस होता है उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, लेकिन नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ एज इट इज सीक्वेंस आती है। इसके थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अदर देन ये सारी सीक्वेंस क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ऐसा कहाँ पे आ रहा है, अब जो मैसेंजर आ रहा है यहाँ से ट्रांसक्राइब होगा उसकी सीक्वेंस में होना चाहिए ए जी सी यू जी ए। ओके, इस तरह से सीक्वेंस आनी चाहिए। तो ए जी सी यू कहाँ पे है, ए जी सी यू सिर्फ ए की सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए जी सी यू सी ए सी यू जी। सिर्फ थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे लेकोपेरॉन से और इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस से और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डीएनए रिपेयर, म्यूटेशंस और जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस है, किस तरह से एंडोन्यूक्लियस ब्रेक करते हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और न्यूमेरिकल टाइप्स के जो भी डीएनए रिप्लिकेशन से क्वेश्चन बचे हैं वो सारे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके,
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। ओके, सो थैंक यू और लाइक जरूर करें फॉर माय अप्रिशिएशन।